आपने उस दिन मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की उस दिन मुझे प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। मतलब इतना बड़ा सच बोल दिया हूँ, मतलब ये सोच ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा सच बोल देगा। लेकिन जो भी इसका मतलब जो भी हमने देखा वो गलत देखा। मतलब कि गलती हमारी है कि हमने ऐसा देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं। ये कोई ब्लॉग नहीं है। लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और लोकसभा इलेक्शन का यह 7वां चरण है, जिसके लिए पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार हो रहा है और 1 जून को वोटिंग होगी। ऐसे में चंडीगढ़ में 29 मई को कपिल सिब्बल और अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, क्योंकि यह मेरे लिए भी पहला मौका है जब मैं लोकसभा इलेक्शन को कवर कर रही हूँ। रैलीज, रोड शो या भाषण, जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं पहली बार कपिल सिब्बल को भी देखूँगी और अरविंद केजरीवाल एक रोड शो निकालेंगे और माना जा रहा है कि इसमें हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। फ़िलहाल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और वहाँ देखते हैं कि कपिल सिब्बल आखिरकार क्या कहते हैं खास। विवेक की बात है, आप कहते हो कि आपके घर से टूटियां भी उठा के ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है कि आप कहने लगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे भी पैसे लेके छीन के किसी और को दे देंगे। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है। वो कहते हैं कि भाई आप अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलामी करते हो, जिहाद वोट की पॉलिटिक्स करते हो, गुलामी करते हो, तो गुजरे की भी गुलामी करो। ये विवेक, इसको विवेक कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी पहले ये तो बताइए कि आप काहे में जा रहे हैं? आपने उस दिन मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की उस दिन मुझे प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। मतलब इतना बड़ा सच बोल दिया हूँ, मतलब ये सोच ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा सच बोल देगा। लेकिन जो भी इसका मतलब जो भी हमने देखा वो गलत देखा। मतलब कि गलती हमारी है कि हमने ऐसा देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं। इस देश में आपको मालूम है, शायद आपको मालूम है, इस देश में 1% of the people own 50% of the assets of this country, and the 60%, and the bottom 50% of the people of this country own 4.7% of the assets of this country. If you talk about national income, 1% of the people have 20%, 22% of the national income, only 1%. And 50% of the people have only 13% of the national income. And what does 50% of the people mean in this country? If it's 1.4 billion people, that means 700 billion. मतलब 70 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग, और 1% have 22% of the national income. ये भारत है। महंगाई का कोई स्तर ही नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है कि अब इस शहर में आया हूँ जहाँ एजुकेशन इज नंबर 1, लिटरेसी इज नंबर 1 इन द कंट्री। मैं उस शहर में बैठा हूँ, यही पढ़ा था। इस शहर में आया हूँ जहाँ हेल्थ इज नंबर 1 इन द कंट्री। Most educated people in this country live here, and I'm sure when they go to vote on the 1st, they should remember that they are educated people and they should apply their minds and not be persuaded by the meditation of our dear Prime Minister in the Vivekanand Rock Memorial. हर मंत्रालय में RSS के लोग बैठे हुए, मंत्रियों को कोई हक नहीं है। हम दो, मेरे दो, यही है, किसी और को कोई हक नहीं। वाइस चांसलर्स अपने लोग लगा रखे हैं, जो गवर्नर लगा रखी हैं, वो जो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देते, बिलों को रोक देते हैं। सरकार मिलती है फिर सुप्रीम कोर्ट से, तो गवर्नर भी अपने कैप्चर कर रखे हैं और कानून का दुरुपयोग करते हैं। जो PMLA है,
आपको मत मालूम है पीएमएलए का मतलब क्या है? असली पीएमएलए का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री की लाल आंख। दैट इज पीएमएलए, नॉट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब जो आंख वो चीन को नहीं दिखा पाए वो अपने अपने नागरिकों को दिखाते हैं। तुम्हारी बात नहीं मान में गल में नहीं आओगे तो तुम जेल जाओ। आपने कभी इतिहास में सुना जिस तरह से बोले कि चुनी हुई सरकारों को आप तोड़ दो? अगर मैं उदाहरण देने लगूं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, कौन कौन सी सरकारें इन्होंने नहीं कराई? वो चुनी हुई। आप विश्व का आप लोकतांत्रिक इतिहास पढ़िए। In no country in the world have elected governments been thrown out in this fashion. You offer them, first you say कि 70,000 करोड़ का घपला हुआ है, उसको हम तुरंत ही जेल दे देने वाले हैं, फिर उसको आप डेप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते, तो आपके कल में आ जाता है। और फिर आप जो 10th शेड्यूल है उसको लागू नहीं होने देते क्योंकि स्पीकर भी कब्जे पे हैं, पेपर गेम के अपने, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, कोई बोले तो माइक बंद कर देते हैं, 146 लोग सस्पेंड कर देते हैं। फाइनेंस बिल में जो केवल मनी बिल पास होना होता है उसमें और बिल लगा के फाइनेंस बिल के द्वारा पास कर देते हैं। और पीएमएलए में अमेंडमेंट कैसे पास हुई? ताकि राज्यसभा में वोटिंग ना हो पाए। तो पार्लियामेंट में कब्जा, एग्जीक्यूटिव का कब्जा है ही है, गवर्नर का कब्जा, इलेक्शन कमीशन का कब्जा, वाइस चांसलर्स का कब्जा। तो लोकतंत्र में रहा क्या? ऐसा भारत चलिए विकसित भारत की बात हो रही है। आज मैं एक नागरिक होते हुए ये बात आपको कह रहा हूं, भूल जाओ पॉलिटिक्स, भूल जाओ, आप पॉलिटिक्स भूल जाओ। आप बताओ कि आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी आई? जहां तक एजुकेशन का सवाल है वहां पैसा कम देते हैं। बाकी देशों में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, the expenditure on education is something between 9 to 12% of GDP. It is less than 4% here. It is 3.2%. स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य की। और एक आम आदमी को और एक परिवार को क्या चाहिए? They want health care and they want education. अच्छा, और दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रही है, वो तो अपनाएगी कि उनके पास तो संख्या लोगों की है नहीं, तो नेचुरली they don't have people to do their job, so they are moving towards artificial intelligence. कि जो जॉब आदमी नहीं कर सकता, उनके पास है ही नहीं, तो मशीन करेगी। हमारे पास तो आदमी ही आदमी है, महिलाएं हैं, हमारी वर्कफोर्स इतनी है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दिन में आपको क्या हो रहा है कि आप चले जाओ बेंगलोर में, चले जाओ हैदराबाद में, चले जाओ, वहां लोग हायर नहीं कर रहे कंपनीज, क्योंकि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है, क्योंकि उनको कम्पीट करना है विश्व में। तो वहां पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स. In fact, people are getting unemployed, even in a sector which is a very robust sector, which is 59% of the GDP of this country. The service sector is 59% of the GDP of this country. And the service sector is the one that absorbs all the educated people in this country. Right? And the agricultural sector only contributes about 16 to 18%, and the balance is by manufacturing. और मैन्युफैक्चर ये क्या करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे जो मोबाइल फोन है यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होता, यहाँ वो होता है, इसके पास इकट्ठे किए जाते हैं, फिर एक्सपोर्ट, फिर बात करें हमने देखो इतने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैन्युफैक्चर तो होते ही ना, यहाँ तो मैन्युफैक्चर चाइनीज कंपनी या बाकी लोग कंपनी करते हैं। आपको मालूम है कि आपके टेलीकॉम सेक्टर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होती है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होता हो। टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूँ, which is doing very well because it's a service. सर, आम आदमी पार्टी तो हमेशा कहती
ज्यादा भ्रष्टाचारी, फिर उनके साथ कैसे गठबंधन करेंगे? आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी सब भ्रष्टाचारी है और कांग्रेस क्या कहती रही है? तो पॉलिटिक्स होता है ना। अभी हमारे सामने चुनौती क्या है कि भाजपा को हराना है। ये चुनौती है। तो जो भारत जिसका मैंने दृश्य आपको बताया, उस भारत को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। पूछूं इनसे कि महाराष्ट्र में किसने दर बदला? मोदी जी ने किसको गले लगाया, जिसको कहते थे कि 70,000 का भ्रष्टाचार इसमें किया। जिनके खिलाफ ये आरोप लगाते हैं उनको गले लगा लेते हैं। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, जरा मोदी जी से पूछ लो ना किसी दिन। उसकी तो हिम्मत नहीं रहती किसी को। वो तो कहते हैं कि साहब आप आम कैसे खाते हो, कैसे अल्फांसो आप कैसे काट के खाते हो या चूस के खाते हो, ये तो आप सवाल पूछते हैं। I've already been saying that this is a political vendetta. I'll give you a small example, and वो बड़ा साधारण सी बात है। आप I hope I can persuade you. एक हमारा दोस्त हार्दिक पटेल था, आपको याद हो? हार्दिक पटेल को 3 साल की सजा हुई थी। तो साथ साथ में उनको ये भी आदेश हुआ था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते। हाई कोर्ट से फैसला हुआ, मैं उनका वकील, हम यहां आए सुप्रीम कोर्ट में, तो ज्यादा मैं ना कहते हुए कुछ उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्टे ऑफ कन्विक्शन। वो चुनाव भी लड़े, जीते भी, भाजपा से शामिल भी हो। तो एक शख्स जिसकी कन्विक्शन हुई हो वो सांसद भी बन सकता है, एमएलए भी बन सकता है, ठीक है। फिर आ जाओ, ये तो एक उदाहरण हो गया, ऐसे कई उदाहरण। दूसरा, आपके रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई चार्जशीट, वो प्रचार भी कर रहे हैं ना, प्रचार अपने बेटे के लिए उत्तर प्रदेश में। तो एक कन्विक्टेड पर्सन सांसद हो सकता है, एक शख्स जिसके खिलाफ चार्जशीट है वो भी सांसद हो सकता है, प्रचार भी कर सकता है, और एक शख्स जिसके खिलाफ एलिगेशन है वो प्रचार भी कर सकता है। केजरीवाल के खिलाफ तो केवल एलिगेशन है ना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा कानून हुआ? ये सरासर मैं समझता हूं कि इतना अन्याय है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन, झूठे आरोपों के साथ। अब जैसे ही कोर्ट की डेट आती है, ये कहती है कि हमें अभी हवाला में कोई व्हाट्सएप मिला, एक दिन पहले वो लीक कर देते। ये भारत हमें नहीं चाहिए, ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। I hope you have now appreciated the answer that I've given. कमाते हैं, तो आमदनी होगी ना, तो आपका जो टोटल कैपिटल है सबको पता होगा। आपके बच्चे अगर 6 बच्चे और पैदा करते हैं, उनकी अपनी बीवियां हो जाएगी, उनकी भी नौकरियां लग जाएगी, तो बढ़ जाएगी। तो जिस देश में संख्या बढ़ती जाएगी वो इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। इसमें कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, तो सिंपल अरिथमेटिक की बात। जहां आमदनी बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। आपके एक 140 मिलियन पीपल नहीं होते, सॉरी 140 करोड़ नहीं होते, तो आपकी इकोनॉमी नहीं होती, बढ़ती नहीं। जैसे यूके की इकोनॉमी है, जहां संख्या कम होगी वहां इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। हाँ, अरे भाई कोई काम तो करेगा ना, कोई 50 रुपया पकौड़े बनाता है, बेचता है वो, तो पैसे तो आएंगे ना। करेक्ट, यू आर राइट। इन अदर वर्ड्स, इफ somebody is not employed, he will do something or the other. He may go to Mandela and earn. That will also add to the economy. So, I didn't say they are unemployed. Many of them don't get jobs, but those who get jobs still, the numbers are there, so the economy will certainly grow. But it has nothing to do with the growth of at the moment. If the economy of growth, you know how much the government of India is borrowing? आपको याद होगा कि 2 दिन पहले Reserve Bank of India gave them 2.1 lakh crores. What does that mean?
They don't have the money for all these schemes. Why are they doing this? If the economy is growing, why food security? Why is there food security if the economy is growing? Then everybody is self-sufficient. Why are these subsidies where economy is growing? Let's be clear. Let's not be carried away by any agendas. We are here as citizens of the country. We must work for my country. All of us.